मॉड्यूल 3 समाप्त करने के लिए बहुत बधाई। अब बारी है कि हम वाडा के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है जो डोपिंग के खिलाफ लड़ाई की दिशा में काम करती है। वाडा तय करती है कि खेल में क्या प्रतिबंधित है और एंटी डोपिंग के नियम बनाती है। वाडा के रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन आपको उसके वेबसाइट पे मिल सकती है। अगर आपने ये वेबसाइट नहीं देखी तो आप ये कोड स्कैन करके वेबसाइट देख सकते हैं। हर साल वाडा प्रतिबंधित लिस्ट प्रकाशित करते हैं। इस लिस्ट में जो पदार्थ और तरीके प्रतिबंधित या बैंड है उसका उल्लेख किया होता है। वाडा एक पर्टिकुलर पदार्थ या तरीका तब बैन करते हैं अगर वह 3 में से 2 क्राइटेरिया मिलते हैं। या तो वो पदार्थ या तरीके से एथलीट का प्रदर्शन बढ़ सकता है, या फिर वह पदार्थ या तरीके से एथलीट के स्वास्थ्य को जोखिम हो सकता है या हानिकारक होने की क्षमता है, या फिर एक पदार्थ या तरीका अपनाने से खेल की भावना जो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट बोलते हैं उसके खिलाफ जाता है। जैसे हमने मॉड्यूल 2 में सुना था, हमें सिर्फ फेयर खेलना है। जैसे बताया, हर साल ये प्रतिबंधित लिस्ट है वो अपडेट होती है क्योंकि रिसर्च से लिस्ट में कुछ चेंजेस चालू रहते हैं, जैसे कुछ नई चीजें जोड़ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि एथलीट्स को यह लिस्ट के बारे में पता हो। ये प्रोहिबिटेड लिस्ट वाडा की वेबसाइट से फ्रीली डाउनलोड हो सकती है। लिस्ट बहुत बड़ी है, हम पूरी लिस्ट के बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ खास चीजों के बारे में बात करेंगे। मैम, अगर मैं बीमार पड़ गई और डॉक्टर जी मुझे दवाई दिए तो मुझे कैसे पता चलेगा वो वाडा के बैंड लिस्ट में आते हैं कि नहीं आता है? बहुत अच्छा सवाल है। वाडा की प्रतिबंधित लिस्ट में 3 भाग है। पहला भाग है जो पदार्थ या तरीके एथलीट कभी भी नहीं अपना सकते हैं। इसका उदाहरण है एनाबॉलिक एजेंट्स। दूसरा भाग है जो एथलीट सिर्फ कंपटीशन के वक्त नहीं अपना सकते। इसका उदाहरण है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तीसरा भाग है जो पदार्थ सिर्फ कुछ खेल में प्रतिबंधित है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स शूटिंग, आर्चरी में प्रतिबंधित है। इसीलिए एथलीट को कभी कोई दवाई लेनी हो या कोई प्रोसीजर करना हो अपने बॉडी के साथ तो बहुत जरूरी है कि वो चेक करे कि क्या कोई प्रतिबंधित लिस्ट में तो नहीं है। ये 2 तरीकों से हो सकता है। किसी स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन के प्रोफेशनल उससे कंसल्ट करें। दूसरा, नाडा का जो KYM ऐप है उस पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू मैम। अगर मेरे को कोई इंजरी हुआ और डॉक्टर ने मुझे तो जो मेडिसिन दिया है अगर वो वाडा के बैंड लिस्ट में आता है तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में एथलीट को एंटी डोपिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी कि ये पदार्थ या तरीका वो अपना सके। इसके लिए TUE यानी थेरेप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो पहली स्टेप है जो पदार्थ या तरीके एथलीट कभी भी नहीं अपना सकते, इसको लेने के लिए परमिशन आपको जल्द से जल्द लेनी होगी। अगर कोई पदार्थ सिर्फ कंपटीशन में अलाउड नहीं है तो इसके लिए कंपटीशन के कम से कम 30 दिन पहले TUE के लिए अप्लाई करना होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करना है? एक TUE फॉर्म भरना होता है जो दोनों एथलीट और उसके मेडिकल डॉक्टर को भरना होगा। इसके अंदर सब मेडिकल डिटेल्स लिखनी पड़ती है कि एथलीट को उस पदार्थ की जरूरत क्यों है उनकी मेडिकल सेहत के लिए। अप्लाई करने के 21 दिन के अंदर अंदर एथलीट को TUE के परमिशन के बारे में पता चल जाना चाहिए अथॉरिटीज से। अब हम TUE एप्लीकेशन के बारे में जान चुके हैं। अब अगला हम सुनेंगे कि डोपिंग टेस्टिंग या डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस में क्या क्या होता है। हाय, मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं 100 and 200 मीटर स्प्रिंटर हूँ। मैं ये स्पोर्ट्स में 10 साल से हूँ और कम्पिटिटिव एथलीट होने के नाते मेरा बहुत बार डोप टेस्ट हुआ है। डोप टेस्ट के लिए हम एथलीट्स को यूरिन या फिर ब्लड सैंपल देना पड़ता है। ये सैंपल कभी भी कलेक्ट किया जा सकता है, इन कॉम्पिटिशन या आउट कॉम्पिटिशन। ये प्रोसेस को डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं। इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा डोप टेस्ट होने वाला है, तो डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर DCO हमें ये बताते हैं और हमें तुरंत ही डोपिंग स्टेशन पे रिपोर्ट करना होता है। हम सैंपल देने में लेट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कारण से लेट होता है, जैसे कि मेडल सेरेमनी या फिर मीडिया इंटरव्यू या मेडिकल इमरजेंसी, तो DCO जब तक हम सैंपल देते नहीं है वो हमारे साथ रहता है। हम उनके परमिशन लेके जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम DCO के नज़र में रहे। यूरिन कलेक्शन के लिए हमें डोपिंग सेंटर में एक वेसल दिया जाता है, वो हमें सेलेक्ट करना होता है
उस वेसल में हमें 90 ml यूरिन देना होता है और ये सब हमें DCO के प्रेजेंस में करना होता है। फिर हमें सैंपल कलेक्शन किट सेलेक्ट करना होता है और उसमें एक यूनिक कोड होता है, तो वो हमें चेक करना है कि फॉर्म और बॉटल में वो सेम है या नहीं। फिर हमें यूरिन को 2 बॉटल में स्प्लिट करना है, बॉटल A और बॉटल B में। यूरिन सैंपल हमें पहले B में फिल करना होता है एक लाइन तक, फिर A में, और कुछ सैंपल हमें थोड़ा वेसल में ही छोड़ना होता है। फिर हमें बॉटल खुद से ही बंद करनी है। DCO फिर बाकी यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें फिर से यूरिन सैंपल देना होता है। फिर हमें डोपिंग कंट्रोल का फॉर्म फिल करना होता है। उसमें हमें कई सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि पर्सनल डिटेल, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, सिग्नेचर, और जो भी कोड होता है उसको वेरीफाई करना है वो। और हमें अगर डोपिंग कंट्रोल के बारे में अगर कोई कमेंट्स करना है तो वो भी हम उसमें फिल कर सकते हैं। फिर ये सैंपल्स वाडा एक्रेडिटेड लैब में भेजा जाता है। सैंपल A को टेस्ट किया जाता है और B को जमा किया जाता है। हमें राइट्स है कि हम हमारे साथ किसी भी रिप्रेजेंटेटिव, कोच, फिजियो या किसी को भी ले जा सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये प्रोसेस को हम बराबरी से फॉलो करें और स्पोर्ट्स को डोप फ्री रखें। एथलीट का डोप टेस्टिंग काफी बार कंपटीशन के बाहर भी हो सकता है। इसके लिए एंटी डोपिंग अथॉरिटीज को पता होना चाहिए कि एथलीट कब और कहाँ मिलेंगे टेस्टिंग के लिए। एथलीट का ये टेस्टिंग होना है तो ये एथलीट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में या फिर RTP में भर्ती किए गए हैं। अगर एक एथलीट का नाम RTP में है तो उसको नियमित तौर पे उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंपटीशन का स्केड्यूल और वेन्यू एडम्स करके सिस्टम में डालनी होगी। But ma'am, if an athlete consumes a banned substance, he is banned from the sport. But are there any other ways in which an athlete can be banned? 11 अलग अलग कारण है जिसकी वजह से एक एथलीट को बैन किया जा सकता है। 11 कारणों को एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस या ADRVs कहते हैं। अगर एथलीट के यूरिन में प्रतिबंधित सैंपल पाई गई, अगर एथलीट ने पदार्थ का उपयोग या प्रयास किया, एथलीट ने जो सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर है उसमें इनकार किया, अगर एथलीट ने वेयर अबाउट्स की जो जानकारी देनी है वह नहीं दी, डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस में कोई छेड़छाड़ की, अगर किसी प्रतिबंधित पदार्थ किसी को दिया या उसकी तस्करी की या उसके कब्जे में पाया गया तो उसे बैन किया जा सकता है। किसी को एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन में सहयोग दिया, किसी सैंक्शनड पर्सन या बैंड पर्सन के साथ किसी प्रकार का साथ किया, अगर किसी को डोपिंग की रिपोर्टिंग करनी है और उसको डिस्करेज या हताश किया तो उसको भी एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन माना जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम मॉड्यूल 5 की ओर बढ़ेंगे, डोपिंग का इम्पैक्ट।